हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमने बायो फैक्ट्स की एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हम सारे की क्वेश्चंस ले रहे हैं, मींस कि जो हर एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल स्टडी के लिए हम लोग अलग से वीडियोस बनाएंगे। और फिलहाल आप लोग ये सारे जो अगर कोई नए चैनल पर आए हैं तो वो पुराने वीडियोस भी सारे देख लीजिएगा एक बार, जिसमें कि आपको सारे की क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, ऑल पीसीएस हैं, बायो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो सारे इस एग्ज़ाम में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक। तो इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन से स्टार्ट करें, मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज़ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज़ द scientific study of the way that the development of the living things is controlled by qualities that have been passed on फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। मतलब सजीवों से विभिन्न लक्षणों का माता पिता से उनकी संतान में पहुंचने की विकास प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन ही आनुवंशिकता विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग आनुवंशिकी से उसमें अपने जो हमारे डीएनए होते हैं उसमें हम काट छाट करके या फिर किसी भी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी से उसको हम उन गुणों को चेंजेस करके नेक्स्ट जनरेशन में ठीक है पहुंचाते हैं। उसकी स्टडी को बोलते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, फिर आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में स्किप नहीं होगा। ठीक है, तो डीएनए की वह विशिष्टता जिसने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है, वो है टू स्ट्रैंड्स की पूरकता, यानी कि दो रज्जुकों की पूरकता। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्टिड्स, प्लाज्मिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स में से प्रयोग होता है प्लाज्मिड्स का। लैंगिक जनन के आनुवंशिक विचरण होता है जीन के सम्मिश्रण यानी कि ब्लैंडिंग से, क्रोमोसोम्स में बदलाव से, जीन की शफलिंग से, और पुनर्योगज यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी से उससे ये बदलाव किए जाते हैं। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी होती क्या है कि पौधों की विभिन्न जातियों में मतलब हमें इससे जीनों को स्थानांतरित होने दिया जाता है। कैसे? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ठीक है, यानी कि पौधों की विभिन्न जातियों में, ठीक है, जंतुओं से पौधों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। कायिक प्रवर्धन विषाणुओं को निष्प्रभावन करने में सहायक है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतम भाग में चल सकता है। ठीक है, और उपरोक्त में से कौन सा कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है। तो पहला और तीसरा। ठीक है, अब विद्यमान भौतिक नॉलेज वाले स्रोतों का सर्वाधिक उपकारक उपयोग क्या होता है। सभी चारों, यानी कि नवीन प्रवर्तनी यानी कि इनोवेटिव, हैजार्ड्स, बौद्धिक संपत्ति का प्रवर्धन, ये सारी चीज़ें जो है नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति के उद्देश्यों के संबंध में सही हैं। परखनली शिशु के मामले में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। वह देश जिसमें पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया था वह अंदर बाहर सब हरा है, ताइवान। परखनली शिशु के मामले में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। वह देश जिसमें पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया था और जो अंदर बाहर सब तरफ से हरा था वो था ताइवान। इंजॉज नाम का है विश्व के प्रथम क्लोन ऊँट का। ठीक है, जीन के क्लोन के संबंध में सही कथन है क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, क्लोन किससे उत्पन्न किया जाता है? अलैंगिक विधि से। आनुवांशिक अभियंत्रिणी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित के प्रभावों पर विचार कीजिए। रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन, जंतु क्लोनिंग, मानव क्लोनिंग। ठीक है, तो इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल ठीक है। वर्तमान में किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए के अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। ये ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है। उसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं। उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला और तीसरा। पुनर्योगज तकनीक यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसके निम्नलिखित चरण दिए गए हैं। आनुवंशिकी पदार्थ की पहले हम पहचान करते हैं, उसका पृथक्करण करते हैं, डीएनए का विखंडन करते हैं, वाई जीन का उत्पाद की प्राप्ति करते हैं, प्रवाहिक प्रक्रिया करते हैं, डीएनए खंड को वाहक में जोड़ना, इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण, रुचि वाले जीन का प्रवर्धन और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का पोषी कोशिका के जीवों में स्थानांतरण चरणों का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले हम आनुवंशिक पदार्थ की पहचान करते हैं, उसके बाद हम डीएनए को
उसके विखंडित करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इच्छित डीएनए यानी कि जिस डीएनए से हमें बनाना है उसके खंडों को हम सेग्रीगेट करते हैं, पृथक्करण करते हैं। उसके बाद हमें रुचि वाले जो भी हमें इंटरेस्टिंग जीन लगेगा हमें उस जीन को लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डीएनए खंड को उस जो कैरियर है उसमें हम जोड़ देंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का पोषी कोशिका जीव में स्थानांतरण, ठीक है। उसके बाद हम बाह्य जीन की उत्पाद की प्राप्ति करेंगे और नेक्स्ट लास्ट हमारा होगा डी यानी कि प्रवाहिक प्रक्रिया हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग जो है अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक को यूज़ करते हैं, मतलब दोबारा से कॉम्बिनेशन करना डीएनए का, दूसरे जीव में पहुंचाना, दोबारा से जीन को अपने अनुसार डिज़ाइन करके दूसरे जीव में पहुंचाना। विभिन्न स्तर के प्रोग्राम जो होते हैं, ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट का संबंध होता है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों के मानक चित्रण से। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन और विशिष्टीकरण की क्षमता होती है, जो कई गंभीर बीमारियों का शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल केवल स्तनपायी जीवों में ही प्राप्त की जा सकती हैं। स्टेम सेल नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। स्टेम सेल्स जो हैं चिकित्सा थेरेपी के लिए उपयोग की जा सकती हैं। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम सेल्स के संदर्भ में उपयुक्त में से सही कथन है दूसरा और तीसरा। अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में स्टेम कोशिकाओं के बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत होते हैं अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो से व्युत्पन्न स्टेम सेल्स। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम यानी कि बायोटेक्निकल अप्रोच है एक क्लोनीय प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए यानी कि कॉमर्शियल यूज़ के लिए, ठीक है। और वंथरा में प्लांट फीड जीन बैंक है, संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा और ये पायरोसी को रोकेगा और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा। फ्रेंड्स, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड और जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इस पार्ट में कवर हो रहे हैं, इसलिए आप इसको लाइटली मत लीजिएगा और सारे पार्ट्स को अच्छे से पढ़िएगा। कपास के कीटरोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्मित किए जाते हैं जीवाणु से, ठीक है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई है जिसका भारत में क्षेत्र प्रतिरक्षण किया जा रहा है, जिस पर जीवाणु के आविष जीन का परजीवी कपास यानी कि ट्रांसजेनिक कॉटन में अंतरण हुआ है, वह है बैसिलस थुरिंजियसिस। सूक्ष्मजीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह होता है एक जीवाणु कीट प्रतिरोधी पारजीनी कपास यानी कि बीटी कॉटन जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है। जीन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बैगन की आनुवांशिक अभियंत्रिणी से उसके एक नई किस्म यानी कि बीटी बैगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य है इसे नाशक जीव सह बनाना है। बीटी बैगन है आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन। बीटी बैगन की रचना इनके जीनोम में मृदा कवक के जीन को प्रवेश कराकर की गई है। बीटी बैगन के बीज टर्मिनेटर बीज हैं जिनके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है। एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपयोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ये भी एक चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जीव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। उपयुक्त में से भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण होते हैं तीसरा और चौथा वाला, ठीक है। अब निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है कि सर्वप्रथम व्यावसायिक किए जाने वाला आनुवंशिक रूप से अभिनियंत्रित फसल उत्पाद यानी कि फ्लेवर सेवर टमाटर था। फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है किंतु पौधे पर पके फलों जैसे पूर्ण सुरक्षित सरणी का अभाव होता है। उपयोग में सही कथन है ए और बी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण, कोशिका द्रव्य निर्बाध्यता, जीन नीरवता, ठीक है। इसमें से दूसरा और तीसरा बिल्कुल ठीक है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक, पुष्पीय पादप। उपयुक्त जीवों प्रकार में से कुछ जातियों में जब पीड़क नाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है वो होती हैं पहली, दूसरी एंड तीसरी तीनों। भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट हैं क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों में संभावना होती है अंकुरशमन बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगने की। विकसित देशों द्वारा समर्पित टर्मिनेट तकनीक उपलब्ध कराती है। जीव तकनीकी द्वारा बीजों की उन्नत किस्मों को दूसरी पीढ़ी के लिए बंद बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई है। टर्मिनेटर तकनीक के द्वारा उनके द्वारा उत्पन्न जिसकी बिकवारी के लिए है वह है टर्मिनेटर उपजाऊ बीज, जीन परिवर्तित पौधे तथा जेनेटिक रूप से अभिनियंत्रित बीज जो दूसरी पीढ़ी में वंध्यग्रस्त होते हैं। साधारणतः ओरोबैंक की खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। बकवीट, मैक्रोनी वीट, गोल्डन राइस और ट्रिटिकल में से परजीवी यानी कि ट्रांसजेनिक पादप होता है गोल्डन राइस।
ठीक है। गोल्डन राइस जी प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। इसमें ए और आर दोनों ठीक है, आर एक ही सही कारण है। गोल्डन चावल यानी कि सुनहरा चावल एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों में प्रभावित करने वाली विटामिन ए की हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में जिसकी प्रचुरता के कारण होती है वो होता है बीटा कैरोटीन। सुनहरे धान में प्रचुरता है विटामिन ए की। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का। परजीवी फसल स्वर्ण चावल जिस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है वो है विटामिन ए। महाधान यानी कि सुपर राइस विकसित किया था जीएस खुश ने। ठीक है। मानव में संतान के लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटरमिनेशन में स्त्रियों की भूमिका होती है। स्त्रियों में एक्स गुणसूत्र होते हैं, ए गलत है परंतु आर सही है। पुरुष जीन संगठक होता है एक्स और वाई। तो दोस्तों हम इसको अभी यहीं पर रोकते हैं क्योंकि हमारा ये बहुत लंबा होता जा रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, इसलिए इस पार्ट को हम 11 पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हमारा वीडियो लंबा होता जा रहा है और इसलिए हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, इसलिए इस वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें कि आपको लिंग सहलग्नता मैं पूरा समझाऊंगी, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में टोटल फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अपने 11th वीडियो में हम कवर करेंगे उस चीज़ को। और अभी के लिए हमको इजाज़त दीजिए और अभी मैं ये वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगी। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो हमारा चैनल और हमारे चैनल से मतलब रिलेटेड ये वीडियोस तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। टिल देन बाय बाय, ओके, टेक केयर।